हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो होता है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। इससे बहुत ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल तो एक आपके, अगर आपका कॉलेज का एग्जाम है या फिर आपका अभी मेंस देने जा रहे हैं तो एक कन्वेंशनल तो इससे आएगा ही आएगा बीम को एनालाइज करने के लिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे एकदम फिक्स है, और गेट में भी हर बार 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जा रहा है। तो मेथड बहुत अच्छा है ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MDM के भी नाम से जानते हैं। आज आपको पता चलेगा कि इस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है इतना बेसिक बात है इसमें, और इतना कुछ बारीकी इसमें छुपा हुआ है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि हमारे ये क्या है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, ये क्या मेथड, किस लिए ये मेथड दिया गया होगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस को जब भी हम सॉल्व करते हैं, किसी भी बीम को एनालाइज करते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम लोग मोस्टली इनडिटर्मिनेट बीम को एनालाइज करते हैं, ये तो पता ही है। तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली 2 मेथड होता है मेनली। एक होता है हमारे पास फोर्स मेथड किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का, और एक होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक हमारा होता है फोर्स मेथड और एक हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। बेसिकली फोर्स मेथड में हमारा जो अननोन्स होता है वो मेंबर फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन होता है, जिसको कि निकालने के लिए हम लोग को कंपेटिबिलिटी इक्वेशन का यूज करना पड़ता है। कंपेटिबिलिटी इक्वेशन यानी कि वो एक्स्ट्रा इक्वेशन जो कि हम लोग को एनालाइज करने में हेल्प करता है। एक्स्ट्रा मतलब इक्विलिब्रियम को छोड़ के जो इक्वेशन लगता है ना, जैसे डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना, इस तरह का चीज़, टेम्परेचर का केस हो गया, उस तरह का चीज़। तो फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड में, अच्छा, जो इसमें इसमें जो अननोन होता है वो क्या होता है हमारे पास, मेंबर फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन। लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट अननोन होता है, यानी कि थीटा और डेल्टा। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है कि इस थीटा और डेल्टा को बेसिक अननोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिक अननोन्स। कहने का मतलब है कि अननोन हमारा फोर्स ही होता है। हम लोग को मेंबर में अननोन फोर्स ही निकालना होता है, मेंबर फोर्स ही निकालना होता है। लेकिन हम लोग वर्क यहाँ पे थीटा और डेल्टा पे करते हैं, यहाँ पे काम हम लोग थीटा और डेल्टा पे करते हैं। यानी कि पहले हम लोग को थीटा और डेल्टा पता लगाना पड़ता है। अल्टीमेट अननोन हमारा क्या है? फोर्स। बेसिक अननोन क्या हमारा? थीटा और डेल्टा। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है पहले भी कि थीटा और डेल्टा। बेसिक अननोन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड में? तो थीटा और डेल्टा। और अल्टीमेट अननोन अगर पूछ ले तो फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड है और फोर्स मेथड है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर ही हमारा ये पहला मेथड आता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। उसके बाद हमारे पास एक है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। एक हमारे पास यहाँ पे आता है कानीज मेथड, जो कि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है ना। अगर यूनिवर्सिटी वगैरह के सिलेबस में रहता है कानीज मेथड। और फोर्स मेथड में हमारे पास बहुत सारा मेथड है, जिसमें कॉलम एनालॉगी मेथड होता है एक, है ना, कॉलम एनालॉगी मेथड, क्लैपिरॉन्स क्लैपिरॉन्स थ्री मोमेंट इक्वेशन, थ्री मोमेंट इक्वेशन। देखिए सी वाला जितना रहेगा वो सब फोर्स मोमेंट है एक तरह से, इसे याद रखिए। बेसिक, हालांकि डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये 4 लगभग याद रखिए, बाकी जो बच जाए उसको समझिए कि फोर्स मेथड ही है। लेकिन फिर भी सी वाला जो है कॉलम एनालॉगी कैलिपर्स थ्री मोमेंट इक्वेशन, इस तरह से मतलब क्लिक करेगा माइंड में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कौन फोर्स है कौन डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो तीसरा हमारे पास है स्टिफनेस, यहाँ है तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे रहेगा। एफ वाला फोर्स से एफ है, एफ से फोर्स है, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी स्टेबिलिटी स्टिफनेस में याद रखिएगा, ये बहुत पूछा गया है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि एफ से फोर्स है तो इधर रहेगा। ये सब याद करने का एक ट्रिक है इस तरह से। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। वर्चुअल वर्क मेथड, वर्चुअल वर्क या फिर इसी को यूनिट लोड मेथड के नाम से भी जानते हैं। देखिए लोड मोमेंट इस तरह का, ये फोर्स से कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है, तो इसलिए फोर्स मेथड, यूनिट लोड मेथड, है ना। और ये 4 हो गया।
अभी यहाँ पे हमको याद आ रहा है यहाँ तक, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्चुअल वर्क यूनिट लोड, क्लैपेरॉन्स कॉलम एनालॉजी मेथड, ये सब जो चीज़ होता है ये हमारे पास फोर्स मेथड होता है। बिल्कुल सही बात। और कैस्टिग्लियानो मेथड भी सी से एक हमारे पास कैस्टिग्लियानो मेथड है। हालांकि यूनिट लोड मेथड भी कैस्टिग्लियानो जैसा ही होता है, तो कैस्टिग्लियानो मेथड, तो हमारे पास ये कैस्टिग्लियानो मेथड, तो ये सारा हमारा फोर्स मेथड है और ये हमारा सारा डिस्प्लेसमेंट मेथड है। अब हमारा जो, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है। अब हमको करना है कि समझना है इसमें हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मेथड और उसके अंदर हम लोग को मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ना है। तो पहले समझेंगे कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ गए। एनालिसिस करने के लिए दो मेथड है, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड। एनालिसिस का मतलब अननोन फोर्सेस को पता लगाना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेथड में अननोन फोर्स हम डायरेक्ट पता नहीं लगाते हैं। पहले हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन वगैरह के हेल्प से थीटा और डेल्टा पता लगाते हैं, और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है एक तरह से कम, ये जो मेथड सब है ये अपने आप में एक कंपेटिबिलिटी इक्वेशन है। ये अपने आप में क्या है, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन है ना। तो उसके हेल्प से हम लोग बीम को एनालाइज करके और फोर्सेस वगैरह पता लगा लेते हैं। तो एक एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं कि क्या करना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। तो सपोज कीजिए कि ये आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस ज्वाइंट ओ पे हम तीन आइडेंटिकल बीम लिए हैं, तीनों एक आइडेंटिकल है। कहने का मतलब कि इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है और इसका भी लेंथ एल है। इसका भी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई, इसका भी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई और इसका भी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई। आइडेंटिकल बीम कहने का मतलब यही होता है कि लेंथ भी सेम हो, क्रॉस सेक्शन भी सेम हो। आई क्रॉस सेक्शन को बताता है और ई मटेरियल को बताता है और ई आई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को बताता है। और यहाँ पे इस तरह से सपोज कीजिए कि कोई जो फोर्स है P, यहाँ पे फोर्स लगा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये सपोज कीजिए कि ये भी डिस्टेंस हमारा क्या है, L डिस्टेंस है, ठीक। तो हम लोग को करना क्या होता है स्लोप डिफ्लेक्शन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, कि अगर ये इंड A है, ये इंड B है, ये इंड C है, तो हम लोग को क्या है कि सपोज करते हैं कि ये ए पे मोमेंट पूछ ले, इस पी की वजह से ए पे मोमेंट पूछ ले, चाहे बी पे पूछ ले, चाहे सी पे पूछ ले। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो लोड है, इस लोड को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे पी लोड है वर्टिकल, तो इसको हम लोड को सीधे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं पी, लेकिन इससे हमको उतना मतलब नहीं है। लेकिन आपको मतलब क्या है कि ये जो P इंटू एल है, ओ पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट एक P इंटू ए का मोमेंट दे रहा होगा, P इंटू एल का एक क्या कर रहा होगा, मोमेंट दे रहा होगा। तो ज्वाइंट ओ हमारा क्या है, ज्वाइंट ओ हमारा जो है, ज्वाइंट ओ हमारा जो है ये एक रिजिड ज्वाइंट है। ज्वाइंट ओ हमारा क्या है, एक रिजिड ज्वाइंट है। हम आपको टॉपिक के अंदर अभी घुसे नहीं है, हम बस इतना क्लियर करना चाहते हैं कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहाँ का था, डिस्प्लेसमेंट मेथड, और उसमें करना किस तरह का काम होता है। तो ये फोर्स लगा हुआ है, इसका मोमेंट का एक कंपोनेंट हम ज्वाइंट ओ पे ले लिए, रिजिड ज्वाइंट है, ठीक। इस ज्वाइंट पे तीन मेंबर लगा हुआ है और तीनों एक तरह का ही मेंबर है। तीनों एक तरह का मतलब तीनों आइडेंटिकल मेंबर है। तो ये जो मोमेंट है ना, ये मोमेंट इस तीनों मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये मोमेंट इस तीनों मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए इस मेथड का नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लेकिन ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको कौन डिसाइड करेगा? तो इसको वो डिसाइड करेगा कि इसके पास कितना क्षमता है। मतलब इस तरह से समझिए कि ये जो P इंटू एल का यहाँ पे है, ये एक तरह से समझिए कि 100 मिठाई यहाँ पे बांटा जा रहा है, ज्वाइंट ओ पे 100 मिठाई बांटा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए बी और सी, यानी कि CO, AO और BO तीनों एक ही तरह का लोग है। इसका मतलब तीनों बराबर बराबर मिठाई खाएगा। अगर 90 मिठाई है सपोज करिए, तो तीनों 30-30, 60 और 30-90, 30-30 मिठाई तीनों खा लेगा। तो एक आपको लॉजिक पता चल रहा है क्या कि तीनों 30-30 मिठाई खाया, तो 3 से डिवाइड किए, तो वो 3 जो फैक्टर है वो कैसे आया, वो इसके स्ट्रेंथ को देख के आया। सपोज करते हैं कि ये दो लोग एक जैसा रहता और एक थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत रहता, ताकि उसको एक फैक्टर हमको ज़्यादा का देना रहता। मतलब अगर ये ज़्यादा खाने वाला है तो इसको हम 50 मिठाई दे दिए और बचा 40 मिठाई, उसमें से 20 इसको और 20 इसको दे दिए। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो ये डिसाइड कर रहा है, जो इसको 20 देना है, इसको 20 देना है और इसको 50 देना है? उस फैक्टर का नाम यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर।
जिस फैक्टर से डिस्ट्रीब्यूट करना है उस फैक्टर का नाम यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ यही बताएंगे कि वर्ड का मतलब क्या है और कहाँ क्या यूज हो रहा है, मेथड आगे डिस्कस होगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की हेल्प से हमको इस बीम का लोड जो है इस तीनों मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन अभी इस मेरे एग्जांपल में बहुत अच्छा आप एक बात बता सकते हैं कि क्या हम बता सकते हैं कि यहाँ पे तीनों मेंबर आइडेंटिकल है तो ये मिठाई तीनों में बराबर बंटना चाहिए, यानी कि इस मेंबर में, यानी कि मेंबर एओ में ये पीएल का 1/3 जाएगा। यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारे एग्जांपल में है, क्या आपको नहीं लगता है कि फॉर्मूला जो भी हो आने वाले समय में, लेकिन ये 1/3 का फैक्टर होना चाहिए क्योंकि तीनों बराबर है। तो इस मेंबर में अगर मेंबर एओ का बात करते हैं तो अगर हम अलग से बना लेते हैं मेंबर ए को, अच्छा जब भी इस तरह का ज्वाइंट हो रहेगा तो उसको फ्री नहीं दिखाना है, उसको रोलर या हिंज वगैरह से दिखा सकते हैं, है ना, इसके बारे में भी हम बताएंगे बाद में। तो ये हमारा बी है, इसको भी रोलर या हिंज से किसी भी तरह डायरेक्शन दिखा दीजिए, बस फ्री हो जाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, वो हम लोग आगे सब ये सब डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि इसको तोड़ के फ्री नहीं, अरे रिजिड को फ्री कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए इसको रोक के रखना है, इसलिए सपोर्ट देना पड़ रहा है ना। और ये यहाँ पे सी मेंबर है, इस तरह से मेंबर सी है ना, इस तरह से मेंबर सी है। तो क्या हो रहा है कि P इंटू एल का क्लॉकवाइज है तो इस तीनों में बट गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हेल्प से। तो यहाँ भी अच्छा मोमेंट PL का ही लगेगा, तो इसलिए सारा मोमेंट यहाँ क्लॉकवाइज ही रहना चाहिए क्योंकि तीनों मिलकर फिर PL भी बनना चाहिए। तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा कितना का, PL/3 का। यहाँ पे भी क्लॉकवाइज लगेगा कितना का, PL/3 का। और यहाँ इस वाले मेंबर में भी क्लॉकवाइज लगेगा PL/3 का। सब में क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज PL/3, ताकि तीनों जुड़ के ये क्या बन जाएगा, ये फिर से PL बन जाएगा। आपको समझ में आया। तो ये हम लोग मेंबर में ट्रांसफर कर दिए, ये AO मेंबर हो गया, ये BO मेंबर या OB मेंबर कह लीजिए, और ये OC मेंबर। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हेल्प से हम लोग मोमेंट को, इस PL मोमेंट को, इस बाहर से आने वाले मोमेंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हेल्प से हम लोग मेंबर में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, मेंबर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, हमारा मेन एम था कि इस PL/3 के लगने की वजह से क्या कुछ यहाँ पे मोमेंट जनरेट नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि PL/3 से जब यहाँ घुमाएगा तो कुछ रिएक्शन वगैरह तो यहाँ आएगा ही आएगा, वो तो बात का बात है, लेकिन क्या इसके वजह से कुछ मोमेंट नहीं आएगा, क्या PL/3 की वजह से कुछ मोमेंट आता है। तो जो मोमेंट क्योंकि रजिस्ट करेगा इंड ए भी, PL/3 से इसको घुमा रहे तो इंड ए में कुछ रेजिस्टेंस तो बनता होगा, तो वो रेजिस्टेंस भी जो है, अब आपको ये रेजिस्टेंस भी याद रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि PL/3 अगर यहाँ क्लॉकवाइज है तो ये रेजिस्टेंस है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आगे आने वाले मेथड में आपको पता चलेगा। तो यहाँ भी आपको क्लॉकवाइज मोमेंट मिल जाएगा। लेकिन अब आपको हम एक बता देते हैं कि अगर इस तरह का केस आपको मिलता है ना, कि ये जैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये ए है और ये ओ था, तो ओ पे आप क्लॉकवाइज लगा रहे हैं कितना का, PL/3 का। तो जहाँ पे आप मोमेंट लगा रहे हैं PL/3, इसको कहते हैं हम लोग, इस इंड को बोलते हैं नियर इंड और इस इंड को बोलते हैं हम लोग फार इंड। अभी आने वाले समय में आपको बताएंगे कि जब फार इंड फिक्स होता है, फार इंड यहाँ पे क्या है, फिक्स है, तो फार इंड फिक्स जब होता है, फार इंड फिक्स के केस में ये मोमेंट यहाँ से कैरी होके यहाँ पे आ जाता है। कितना आता है, क्या ये पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा, या इसका आधा आएगा, या इसका 60% आएगा, कितना आएगा या नहीं आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। तो कैरी आना है, कैरी करके लाना है। तो जब नियर इंड से फार इंड पे आना है, मोमेंट को जब नियर इंड से फार इंड पे लाना है तो एक फैक्टर लाना है और कैरी करा के लाना है, इसलिए इस फैक्टर का नाम है कैरी ओवर फैक्टर। क्या नाम है, कैरी ओवर फैक्टर। अभी इस केस के लिए कैरी ओवर फैक्टर जो है फॉर एग्जांपल 1/2 है, कैरी ओवर फैक्टर 1/2 है। ये कहने का मतलब है कि PL/3 का 1/2 पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब है कि PL/3 का 1/2, यानी कहने का मतलब है 1/2 ऑफ PL/3 इज इक्वल टू PL/6। तो इस क्वेश्चन में अगर हमसे ये एम ऑफ ए पूछा गया था, ये क्वेश्चन में हमसे एम ऑफ ए पूछा गया था, तो हमारा आंसर यहाँ PL/6 आ गया है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो हम 1/3 समझ में आ गया,
कि तीनों आइडेंटिकल है तो ये आ गया। लेकिन सर यहाँ पे कैरी ओवर फैक्टर 1/2 क्यों है, तो अभी हम आपको इस क्यों का जवाब दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी आप बस ये समझिए कि अगर कुछ भी फॉर्मूला लगाने के बाद ये फैक्टर आया, अगर ये 1/3 आता तो PL/3 का 1/3 करते, 1/4 आता तो 1/4 करते। ये बिल्कुल कुछ समझ में आ गया। तो आपको ये क्लियर हुआ क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का हेल्प क्या होता, काम क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर का काम क्या होता है। इस मेथड का नाम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्यों है, क्योंकि जब भी ज्वाइंट रिजिड होगा, इस बात पर भी फोकस करेंगे, जब भी ज्वाइंट रिजिड होगा तो रिजिड ज्वाइंट पे क्योंकि तीनों मेंबर जो है, तीनों मेंबर या जो जितने भी मेंबर मिलने वाले होंगे वो बहुत आसानी से यहाँ पे इस लोड को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उस डिस्ट्रीब्यूट लोड को, लोड से मेंबर में ये जो मोमेंट यानी कि ज्वाइंट से मेंबर में, कहाँ से, ज्वाइंट, जिस ज्वाइंट पे आप लोड लगा रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को, आप हिंदी में समझ लीजिएगा कि ज्वाइंट से मेंबर में अगर मोमेंट का ट्रांसफर करना है तो जिस फैक्टर का नाम है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मेंबर से उसके फार एंड पे, मेंबर से उसके फार एंड पे मोमेंट जो ले जाने वाला फैक्टर है उसका नाम है कैरी ओवर फैक्टर। और इस पूरे मेथड में आपको दिख रहा है कि किस तरह से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इस मेथड का नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस लेक्चर में मैंने कुछ पढ़ाया क्या, कुछ नहीं। इस लेक्चर में बस हम इस, अच्छा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है कि एम ऑफ ए बताना है, तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प से बता गया। बस ये कैरी ओवर फैक्टर आपको ये समझ में, हमारा काम अब ये है कि ये कैरी ओवर फैक्टर 1/2 कैसे आया और ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1/3 कैसे आया। बाकी इसको अप्लाई कैसे करना है ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये कैसे आया और ये कैसे आया। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको बिल्कुल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि समझ में कितना, कैसे, कितना आया। या फिर आज तक आप लोग ये कर रहे थे कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को लिखे और उसको रटे और कन्वेंशनल क्वेश्चन बनाने लगे और कॉलेज में जाके नंबर लेने लगे, लेकिन समझ में नहीं आया कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का है अप्लाई कर रहे हैं और इसका नाम क्यों है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कब कैरी ओवर का काम है और कब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का यूज करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।